रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अब 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इन 100 दिनों में ज़ेलेंस्की और पुतिन ने क्या खोया क्या पाया, ये जंग आखिर किस तरफ जा रही है, ये जंग और कितने दिन चलने वाली है, जंग का भविष्य आखिर क्या होने जा रहा है, इन तमाम सवालों पर हमने डिटेल रिसर्च की। क्या है इन सवालों का जवाब, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। महीने से ज्यादा युद्ध बीत गया, लेकिन आखिर यूक्रेन का युद्ध जीत कौन रहा है, ज़ेलेंस्की या पुतिन? युद्ध में किसका पलड़ा भारी है? आखिर ये युद्ध किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? युद्ध में किसको ज्यादा नुकसान हुआ? सवाल यह है कि अलेक्जेंडर डोनिकोव को यूक्रेन युद्ध की कमान सौंपने के बाद क्या अब रूस के लिए अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं या फिर नहीं? डॉनबॉस में अब पुतिन की आगे की रणनीति क्या है? सवाल यह है कि आखिर यह युद्ध अभी और कितना लंबा खिंचने वाला है? क्या 100 दिनों के बाद यह युद्ध 100 दिन और खिंच सकता है? सवाल यह है कि क्या रूस अपने सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सका? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब अपनी स्पेशल रिपोर्ट में तलाशने वाले हैं। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। दरअसल पुतिन ने क्राइमिया को 2014 में ही यूक्रेन से जीत लिया था, लेकिन क्राइमिया का रूस से कोई सीधा लिंक नहीं था। इसलिए पुतिन यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहते हैं। अगर आज तक के युद्ध की समीक्षा की जाए तो ऐसा लगता है कि वो अपने इस मिशन में सफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 100 दिनों के युद्ध में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने में सफलता हासिल की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन डॉनबॉस पर कब्जा बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने इन्हीं 100 दिनों के अंदर कीव और खार्किव में पुतिन की आर्मी को पीछे धकेला है। पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबॉस पर कब्जा बरकरार रख पाना क्या इतना आसान होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जंग से ही मिलेगा। इन 100 दिनों को अगर देखा जाए तो अब तक ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी कामयाबी है ये तस्वीरें। कीव को जीतने के लिए पुतिन ने अपनी टैंकों की जो जबरदस्त आर्मी भेजी थी वो तो नेस्तनाबूद कर दी गई, और इसके पीछे रोल था नेटो के द्वारा सप्लाई की गई उन स्ट्रिंगर और जेवलिन मिसाइलों का, जिन्होंने रूसी टैंकों के अजेय होने के मिथक को ध्वस्त कर दिया।
अगर हम इन बीते हुए 3 महीनों की बात करें तो जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या रहा? पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मारियुपोल से लेकर खार्किव तक पुतिन ने अपनी मिसाइलों और बम बारूद से यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया है। पुतिन के जंगी हथियारों ने यूक्रेन को कम से कम 10 साल पीछे धकेल दिया है। कीव के हवाई अड्डे तक रूसी बमबारी में तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन में युद्ध जीतने के लिए पुतिन ने स्टीम रोलर रणनीति अपनाई। स्टीम रोलर युद्ध नीति का मतलब है दुश्मन को भारी भरकम हथियारों से एकदम बुलडोज कर दो, यानी रौंद डालो। स्टीम रोलर पॉलिसी का मतलब है दुश्मन के किलों को जमीन पर गिराकर पूरी तरह खत्म कर देना। पुतिन ने 100 दिनों में भयंकर एग्रेशन दिखाया है, लेकिन पुतिन को इसका काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। अगर हम युद्ध में मौत का आंकड़ा देखें तो यूक्रेन के 23,300 से ज्यादा जवानों की मौत हुई है। ये रूस का दावा है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि अब तक 29,600 रूसी सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने दावा ये भी किया है कि रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए हैं। अगर ये सच है तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान है। युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ है और रूस की आर्मी की मौतों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। जेलेंस्की सरकार ने कई बार प्रोपेगेंडा करने के लिए रूसी सैनिकों की लाशों का वीडियो दुनिया में रिलीज करवाया है। जबकि अगर हम संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों को माने तो अब तक इस युद्ध में 4,000 से ज्यादा यूक्रेन के आम नागरिक मारे गए हैं और यूक्रेन के 4,700 से ज्यादा लोग इस युद्ध में घायल हुए हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन का मुकाबला रूस से हो रहा है, जो ताकत में यूक्रेन से 10 गुने से ज्यादा बड़ा है। ऐसे में अगर यूक्रेन को रूस के मुकाबले नुकसान कम हुआ है तो ये कहा जा सकता है कि 100 दिनों के अंदर यूक्रेन के सैनिकों ने जंग ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ी। कीव से पीछे हटने के बाद पुतिन ने युद्ध की कमान अलेक्जेंडर डोर्निकोव को सौंपी थी, जिन्होंने सीरिया में भी बशर अल असद की तरफ से जंग लड़ी और जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। डोर्निकोव ने डॉनबास के अंदर रूस की सेना की कमजोरियों का आकलन करके तेजी से सुधार किया है और रूस की सेना के संरचनात्मक ढांचे को भी काफी कुछ दुरुस्त करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात ये कि डोर्निकोव को एक छोटे क्षेत्र पूर्वी यूक्रेन पर ही फोकस करने के लिए कहा गया है, ताकि वो अचूक रणनीति बना सकें। यहाँ ये भी समझना होगा कि आखिर इस वक्त डॉनबास की मौजूदा स्थिति क्या है। इस वक्त रूस की सेनाएं पूर्वी यूक्रेन में मौजूद हैं। सेवेरोडोनेत्स्क शहर को 3 तरफ से घेर लिया है। सेवेरोडोनेत्स्क को चौथी तरफ से घेरने की कोशिश जारी है। डोनेट्स्क नदी रूस की आर्मी के लिए रुकावट बन रही है। डोनेट्स्क नदी को पार करने की कोशिशों में रूस लगा हुआ है। डोनेट्स्क नदी के पश्चिमी तट पर रूस की 4 ब्रिगेड तैनात कर दी गई हैं। बिना इस नदी को पार किए पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। कई बार रूस के सैनिकों ने ब्रिज बनाकर इस नदी को पार करने की कोशिश की है, लेकिन वो असफल रहे हैं, क्योंकि हर बार पुल को उड़ाकर यूक्रेन की आर्मी ने न सिर्फ रूस की सेना की रफ्तार रोकी, बल्कि उनकी एक पूरी ब्रिगेड को ही काफी नुकसान पहुंचाया है। इन 3 महीनों के दौरान
यूक्रेन की आर्मी ने पुलों को तोड़कर भी रूसी सेना की रफ्तार को कम किया है। कीव के चारों तरफ मौजूद 300 पुल उड़ाकर यूक्रेन ने रूस को चौंका दिया था और अब डॉनबास में भी यूक्रेन इसी रणनीति पर काम कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए रूस की सेना को क्रामातोर्स्क पर कब्जा करना जरूरी है, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो डॉनबास के बाकी एरिया के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। सवाल ये भी है कि अभी ये युद्ध कितने दिन और चलने वाला है। इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर यूक्रेन की तैयारी क्या है। जल्द ही यूक्रेन 4 लाख सैनिक पूर्वी यूक्रेन में उतारने वाला है। इसके लिए प्रशिक्षण देकर 6 लाख की आर्मी को रिजर्व में तैयार किया जा रहा है, यानी कुल 10 लाख की आर्मी जेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन की जंग में उतारने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जेलेंस्की को $40 बिलियन की नई मदद दी है। जेलेंस्की को अब भी लगातार नेटो से हथियार मिल रहे हैं। इसके अलावा पुतिन की धमकियों का यूरोप के देशों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। रूस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास हथियारों का जखीरा लगातार कम हो रहा है, क्योंकि हथियारों का निर्माण करने के लिए कई देशों से कलपुर्जे और उपकरण लेने होते हैं और रूस की मजबूरी ये है कि कलपुर्जों का उत्पादन करने वाले कई देश ऐसे भी हैं जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। ऐसे में अपने हथियारों के कारखानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुतिन को कूटनीति का सहारा लेना होगा, तभी रूस इस युद्ध को जीत के साथ खत्म कर पाएगा। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या पुतिन रूस की जनता को इस बात का जवाब दे पाएंगे कि उनके सैनिक यूक्रेन के अंदर मारे जा रहे हैं। दरअसल जेलेंस्की के लड़ाकों के लिए यूक्रेन उनका घर है। लोग अपने घर के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। जेलेंस्की के पास फौज की कोई कमी नहीं होने वाली है। लोग खुद वॉलंटियर करके जेलेंस्की का साथ दे सकते हैं, लेकिन रूस को ये जंग अपने फौजियों से ही लड़नी और जीतनी है। इन्हीं सवालों से ये तय होगा कि युद्ध असल में जीतेगा कौन, पुतिन या फिर जेलेंस्की।